ठीक है। चलिए, तो क्या देख रहे थे जी हम लोग? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देख लिए थे। देख लिए थे। हाँ। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, ये बात कर लिए थे ना। हम लोग देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में। तो आर्टिकल 74 हम लोग लिखे थे, जो कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और इसके सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। क्लियर है? आर्टिकल 74 में हमने बात किया था कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अंडर द चेयरमैन चीफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी और यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति जो भी करेगा वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर और परामर्श पर करेगा। तो हमने ये भी बात किया था कि प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में क्या अंतर है ना। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, ये हमने बात किया था। क्या था ना कि क्या अंतर है। सही है कि साहब महतो जी के दलाने करा बनीले है सब एकदम से, मने क्या हम कहें। हाँ, बंद बंद करिए। लेकिन फिर कोनो आके आदत से लाचार आदमी सब न है, आके ठकठका देगा। आगे कोई ना कोई ठकठकाएगा कि हमरा काम है नहीं ऑफिसवा में। खोलना पड़ेगा ना, क्या करोगे। पता नहीं ऊपर के क्लासरूम का क्या दुर्दशा है अभी तक। है अभी ठीक नहीं हुआ है, गड़बड़े है। क्या ना, लाचारी जो होता है ना वो दो तीन तरीके का होता है। या तो क्लास का मुंह घुमा दो उधर से उस साइड से। हैं, कहिएगा। हमको इस सबसे इतना इरिटेशन होता है ना, अंदर से लगता है ना कि मैंने बर्दाश्त नहीं होता है। बंद कर दिया तू। हीरू को आएगा ठक ठक आएगा, कौन आके बजाएगा कि हमारा काम है लो। उसका खुला रख दो, वो बजाना फिर और ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। और फिर कोनो बात सुन जाएगा ज्यादा, फिर दिक्कत हो जाएगा, खोल दो उसको। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है, इसमें हम लोग अंतर देख लिए थे कल कि मंत्री हमारे यहाँ तीन तरह के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है स्टेट मिनिस्टर, एक होता है स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। तो ये इन तीनों मंत्रियों के समूह को कहा जाता है मंत्री परिषद। इसमें एक सबसे पावरफुल ग्रुप होता है मंत्रियों का, वो होता है कैबिनेट, है ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात कर लिए थे। तो मंत्री परिषद और कैबिनेट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग का फर्स्ट क्लास है आज, फर्स्ट क्लास है। क्या नाम हुआ? क्या तमन्ना? क्या है तमन्ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन? सोशियोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, बैठ जाइए। मुस्कान, क्या है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन? फर्स्ट ईयर में है। क्या है विषय? हिस्ट्री, ठीक है, बैठ जाइए। तो अभी चूंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं,
और महत्वपूर्ण बात है कि अभी देश में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए लोकसभा का चुनाव का आयोजन भी किया जा रहा है ना। 4 जून को रिजल्ट है, चुनाव चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, तो अब केजरीवाल मैदान में होंगे कल से, है ना। तो अब देखिए, अब चुनाव का रुख और भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विपक्षी जो है जेल में बंद थे, तब बाहर आ रहे हैं। तो और उसी फेज में आप इस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है कि प्रैक्टिकलिटी के साथ आप कनेक्टिविटी स्थापित कर पाएंगे कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं देश में और संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, है ना, और इसके सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, है ना। तो इसमें मंत्री परिषद में हमने बात कर लिया था कि हमारे यहाँ 3 तरह के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो इन जब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों मिनिस्टर्स एक साथ बैठेंगे, और यदि प्रधानमंत्री केवल और केवल बैठक करेंगे किसका, तो केवल अगर कैबिनेट का बैठक करेंगे तो केवल कैबिनेट आएगी उसमें, है ना, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की पूरी बातें हो गई थी। अब आगे आप देखेंगे कि यहां पर कुछ बातें मैंने आपको लास्ट में एक बात बताया था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 कहता है कि यहां पर कि केंद्र में मंत्रियों की संख्या निश्चित होगी। सेंटर में जो मंत्री होंगे केंद्र में, वो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15% ही होगा, है ना, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही क्या होगा, सेंटर में मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 15% से ज्यादा नहीं, यानी कि आप 545 लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है, तो 545 का 15% कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लगभग आपको 82 साढ़े 82 आएगा। तो आप मान के चलिए कि 82 नंबर जो है ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एक मैक्सिमम नंबर कि भारत सरकार में वो कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, इन तीनों को मिला करके संख्या 82 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, प्रधानमंत्री को मिला करके। माने इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई है। तो मंत्रियों की संख्या इसलिए निश्चित कर दी गई है क्योंकि यदि मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की जाती तो मंत्री का पद सरकार बनाने के लिए लोग रेवड़ी की तरफ बांट देते, है ना, और बांटते ही हैं, क्योंकि गठबंधन की जब सरकारें बनती हैं तो उसमें लालच क्या दिया जाता है कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे। तो इस चक्कर में तो गठबंधन होता है। तो अगर इस तरह से गठबंधन होने लगे तो अनलिमिटेड मिनिस्टर्स बन जाएंगे, तो जितने मंत्री बनेंगे तो उतनी कार्यपालिका की संख्या बढ़ेगी, तो फिर विधायिका में कौन बचेगा, लॉ लेजिस्लेट कौन करेगा। इसलिए एक नंबर निश्चित है कि मंत्री 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र में मंत्रियों की संख्या क्या होगी, तो केंद्र में मंत्रियों की संख्या होगी लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15%। यही मैक्सिमम नंबर है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, और यही नियम राज्यों में भी लागू है कि अगर से बिहार है तो बिहार में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या है 243, तो 243 का 15%। तो हर राज्य में
यूपी में विधायकों की संख्या है 403, तो 403 का 15%। तो हर राज्य के उसके विधानसभा में जितने विधायकों की संख्या है उसका 15% ही उस राज्य में मंत्री हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और केंद्र में भी ये निश्चित है। क्लियर है? वहां में मतलब वो एक नंबर है कि मिनिमम 12 आपको रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप अधिकतम संख्या जो है वो आप 12 रख सकते हैं। तो उनके लिए है जिनकी संख्या कम है, एक्सेप्शनल केस में। ठीक है, तो यहां पे आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है। बाकी तो विशेष बात जब संसद पढ़ाएंगे तो वहां पे विधायिका के लिए आपसे बातचीत की जाएगी। कार्यपालिका में इतना समझिए कि 15%, क्योंकि मंत्री जो लोग बन गए वो कार्यपालिका के हिस्सा बन गए। ठीक है, तो केंद्र में मंत्री कितना हो सकता है? 15%। किसका? लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15%, और राज्यों में विधानसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15%। ठीक है, अब मंत्रियों से संबंधित कुछ कुछ बातें यहां पर जो है सो आपको ध्यान रखनी है। क्या है तो नोट करके लिखेंगे कि मंत्री या मंत्री परिषद, नोट करके लिखेंगे कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। एंड दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहीं पर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री are individually responsible. Council of Ministry are individually responsible for the president. मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो किसके लिए है? व्यक्तिगत उत्तरदायी राष्ट्रपति, सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है तो देखिए, पहले यह समझिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कि कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा के प्रति। इसका मतलब यह है कि यदि लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, अगर लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए सरकार जो है, यानी कि मंत्री मतलब सरकार होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोग मंत्री पद का शपथ ले लेते हैं वही सरकार कहे जाते हैं, कि वही सरकार है। ठीक है, तो यदि सरकार को चलते रहना है, सरकार चलते रहे, तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोकसभा में उसके पास बहुमत कम ना हो, मेजोरिटी उसके पास बना रहे। अगर 10 साल से लगातार मोदी जी सरकार चला रहे हैं, या उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह चलाए थे, उससे पहले 5 साल अटल जी चलाए थे, तो ये सब लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लोकसभा में हमारे पास नंबर रहे। अब देखिए, सरकार चलाने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 272 प्लस सीट चाहिए लोकसभा में, 272 प्लस। अब से अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो अब मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, हाँ, ये कह रहे हैं कि हमको 400 पार दे दो। हालांकि अगर इनको 400 पार नहीं भी मिलता है, अगर 272 प्लस भी इनको आ जाता है तो ये सरकार इनकी बन जाएगी और ये प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे 5 साल के लिए। क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो जरूरत है जिस नंबर का, इनके पार्टी के
या इनके अलायंस के 272 से ज्यादा सांसद यदि जीत गए, आप देखिएगा 4 जून को वोट की काउंटिंग होगी। काउंटिंग होगी तो देखा जाएगा कि किसके कितने एमपी जीत रहे हैं। जिसके अगर एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बना हुआ है और एक इनका एनडीए का गठबंधन है, तो 4 जून को सुबह से जब काउंटिंग शुरू होगी तो देखा जाएगा कि कौन बहुमत प्राप्त कर रहा है। एनडीए प्राप्त कर रही है या इंडिया, है ना, इंडिया अलायंस जो है वो प्राप्त कर रहा है। तो बहुमत का नंबर है 272। अगर इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो इनको चाहिए होगा कि इनके गठबंधन 272 से ज्यादा सांसद जीत के आए, और यदि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तो इनको 272 से ज्यादा चाहिए। हालांकि ये तो इतने कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि 272 का बात ही नहीं करते, तो कहते हैं कि 400 पार, है ना, कि हमको 400 पार दीजिए आप लोग। अब 400 पार उनको क्यों चाहिए ये तो वही बताएंगे, लेकिन अगर 272 पार भी हो जाता है तो सरकार चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2014 में इनकी पार्टी जो बीजेपी थी वो लेके आई थी 282 सीट, तो बहुमत से 10 आगे थे। और 2019 में इनकी पार्टी बीजेपी केवल लेके आई 303 सीट, बहुमत से अच्छा खासा आगे थे ये। लेकिन इनका जो अलायंस है, बीजेपी जिस अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है उस अलायंस का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो एनडीए का उस समय 2014 में जब बीजेपी केवल 282 थी, यानी कि इनकी अपनी पार्टी, ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनको इसका कॉन्फिडेंस है इस बात का कि अगर इनका अलायंस भी किसी बात से नाराज होकर इनको छोड़ के चला गया ना, तब भी इनकी सरकार नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी पार्टी जो बीजेपी है इसको 2014 में 282 को सीट था और सरकार बनाने के लिए 272 को चाहिए। इनका अलायंस को अगर जोड़ दीजिए, एनडीए मिला दीजिए, तो इनका 303 को सीट था उस समय 2014 में। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि इनकी खुद ही की अपनी पार्टी का, बीजेपी का आया 303 सीट, अगर इनके अलायंस को जोड़ दीजिए तो इनको 350 से ज्यादा सीट था। तो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 272। तो इनकी अपनी ही पार्टी का 272 से ज्यादा रहता है, तो इनको इस बात का भी डर नहीं रहता है कि हमारे अलायंस वाले भी हमसे गुस्सा आ जाएंगे तो हमारी सरकार चल जाएगी, इस बात का भी इनको डर नहीं रहता है। इसलिए ये अपना एग्रेसिव खेलते हैं, फ्रंट फुट से खेलते हैं, बैक फुट से नहीं खेलते हैं। कोई खिलाड़ी बैक फुट से कब खेलता है? जब 4 ओवर निकल गया हो, 4 विकेट गिर गया हो और रन हो 13 को, तो खिलाड़ी कैसे, कितना भी बढ़िया खिलाड़ी हो तो क्या खेलेगा? आ जाएगा बैक फुट पे कि भाई टीम का पोजीशन खराब है, संभाल के खेलो, 10 ओवर तक मैच को ले चलो, कम से कम 60 रन बना लो, विकेट मत गिरने दो, है ना। और वही अगर स्थिति ऐसी हो कि 6 ओवर 136 रन, तो खिलाड़ी बैकफुट से खेलेगा? खिलाड़ी फ्रंट फुट से खेलेगा, मार छक्का के उपाय लगा देगा। तो दोनों ही बार इनका क्या है, फ्रंट फुट से खेले हैं। और अब तो ये आदमी कह रहे हैं कि हमको 400 पार दीजिए। 400 पार में इनका टारगेट है कि बीजेपी को क्यों कम से कम 370 प्लस आ जाए और हमारे अलायंस को मिलाकर के 400 पार आ जाए। ये आने का मतलब हुआ कि आदमी हाफ पिच पे चल जाएगा सीधे, समझ रहे हैं। बॉलर को बॉलिंग करनी नहीं देंगे, फिर बोलेंगे आप तुम फेंको, हम तुम्हारा हल बॉल को यॉर्कर डालने का मौका ही नहीं, फुल टस बना के छक्का मारेंगे, है ना। तो 400 सीट आना नहीं चाहिए इनको, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी ठीक बात नहीं है ना। तो क्योंकि 272 पे भी सरकार चली जाएगी ना, 272 प्लस थोड़ा सा आसपास में रहेंगे तो इनको भी तो डर रहेगा कि हम ज्यादा इधर उधर करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो लेकिन भारत में ये हमेशा से एक समस्या रही है कि मजबूत विपक्ष का अभाव रहा है भारत में। एक टाइम पे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थी, तब बीजेपी एकदम कमजोर थी। आज जब ये लोग बहुत स्ट्रांग है तो कांग्रेस एकदम कमजोर है। तो एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विपक्ष एकदम से कमजोर नहीं होना चाहिए, विपक्ष को थोड़ा मजबूत होना चाहिए, जिससे कि विपक्ष की आवाज जो है सो दबाई न जा सके। तो इस तरह से, तो हालांकि 4 जून को जब आप काउंटिंग होगा तब काउंटिंग में नजर बना के रखिएगा, आप देखिएगा कि 272 जिनका भी आने लगेगा उनके यहाँ मिठाई बंटनी शुरू हो जाएगी कि हम चुनाव जीत गए जी, हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा ये होगा। अब ये चाहे जिनकी हो, है ना। लेकिन कभी कभी मैटर गड़बड़ होता है, 10-11 बजे जो जीत रहा होता है वो 3 बजे तक हार जाता है। इसलिए अति उत्सुक होने का नहीं, है ना, पूरा देख लेने का। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आपको याद होगा 2020 कोरोना का काल था, काउंटिंग चल रही थी,
है ना। लगभग 2-3 बजे तक कोई और जीत रहा था, 4 बजे तक कोई और जीत रहा था, और रात को 10 बजे कोई और जीत गया। मतलब वो काउंटिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग काउंटिंग थी, जो रात के 10-11 बजे तक आदमी टीवी पे बैठा रहा, सुबह का बैठा हुआ कि आखिर क्या रिजल्ट आने वाला है ना। तो ऐसा होता है। तो कुछ इस तरह की चीजें भी आगे होने की संभावनाएं रहेंगी, है ना। तो लेकिन जिसको भी 272 प्लस आ जाएगा उस सरकार बनाने की स्थिति में रहेगा, ठीक है। 272 प्लस अगर अकेले पार्टी को आ गया तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी जैसा चीज, है ना। अगर बीजेपी को आ गया 272 से प्लस, तो आप समझिए कि मोदी जी उतने पर उनका पैर जमीन पर नहीं रहेगा, आसमान पर रहेगा। क्यों? क्योंकि लगातार मतलब इतना सा विवाद के बाद भी अगर आप अपनी पार्टी का 272 से ज्यादा लेके आ गए तो ये बहुत बड़ा बात है ना। तो और अगर इंडिया गठबंधन ये लेके आ गई तो फिर वही बात है, इनको अपना झोला उठा के जाना पड़ेगा हिमालय में, है ना। फिर ये लोग बनेंगे ना। लेकिन अब ये दिक्कत है कि इधर अलायंस है, तो अलायंस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या सब लोग राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, है ना। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अलायंस में ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सबको मन करता है प्रधानमंत्री बनने का, है ना। अब बारात एक ही है या दुल्हा हो जाए 10-12 को, तो ऐसा बाराती का क्या हाल होगा जी? ऐसा बाराती तो पिट के ही ना आएगा लड़की के यहां से, जिसमें सब शादी करने के लिए तैयार है? अब एक प्रधानमंत्री का पद है, अलायंस में सबके मन में घूम रहा है कि हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते। बनेगा कोई एक ही आदमी? सब तो बनेंगे नहीं, पद एक ही है। तो ये यहां पर स्थिति है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि 272 का आंकड़ा प्राप्त करना होगा किसी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। अब मैं जो ये बात कह रहा हूं कि उत्तरदायी होती है, तो सरकार को 5 साल तक इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और 5 साल तक सरकार चला रहे हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 272 से कम आपके पास सांसद नहीं हो किसी भी कारण से। क्योंकि यदि किसी भी कारण से 272 से कम सांसद हुए लोकसभा में, तो ऑपोजिशन क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाएगा। अविश्वास, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार में विश्वास खत्म हो गया, यानी सरकार के पास सरकार चलाने के लिए जो जरूरी नंबर चाहिए वो जरूरी नंबर सरकार के पास नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नंबर सरकार के पास नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो गया तो सरकार उसी टाइम गिर जाएगी। इनके जो 2014 से 19 का काल था, उसमें भी 2018 में लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, और 19 से 24 के कार्यकाल में भी अभी कुछ दिन पहले लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दा पर। लेकिन पास नहीं हो पाया, क्योंकि इनके पास खुद ही, मैं आपको बता रहा हूं कि इनका खुद ही सांसद इनके पास 303 थे, तो कहां से पास हो पाएगा? क्योंकि नंबर इतना चाहिए, इससे कम होगा तब ना। तो इनके पास इतना ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 272 से कम सांसद यदि सत्ता पार्टी के हो गए तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। क्लियर है? और अगर 272 से ज्यादा आपके पास बना रहा हमेशा 5 साल तक, तो आपको सरकार चलाने से कोई नहीं रोक सकता है और आपकी सरकार कभी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब ही क्या है कि मंत्री परिषद लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया तो सारा का सारा सरकार उसी समय गिर जाएगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उसी समय भंग हो जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी। फिर राष्ट्रपति देखेगा कि और कोई है क्या सरकार बनाने की स्थिति में, उसको ऑफर करेगा। अगर वो बनाया, मेजोरिटी प्रूव कर पाया तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन को कह के फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा देश में। समझ रहे हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव समझ रहे हैं कि लोकसभा के प्रति आपका सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है। क्लियर है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है, इस बात को जो है सो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके प्रति? लोकसभा के, सॉरी कलेक्टिव होती है लोकसभा के प्रति। इंडिविजुअल, अब समझिए, इंडिविजुअल राष्ट्रपति के प्रति। इंडिविजुअल का क्या मतलब है? व्यक्तिगत तौर पे। तो व्यक्तिगत तौर पे इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति जो है वही क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति ही मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही मंत्रियों को उनके पद से हटाते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति ही ये सारा कार्य करता है, तो इसलिए राष्ट्रपति के पास ये पावर है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति जो है
वो अपना किसी को हटा सकता है, उनको अपॉइंट कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति करेगा वही जो प्रधानमंत्री इसको कहेगा। ठीक है, तो लेकिन राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा। किसी भी कोई भी मंत्री है तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। हटाना होगा तो राष्ट्रपति हटाएगा। इसलिए व्यक्तिगत इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति के प्रति और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑल्सो आफ्टर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, क्लियर है? तो पीएम को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, है ना। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर, एडवाइस पर। ठीक है। अब 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा ही। ठीक है। अब है कि जो पहला लाइन है जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, है ना, तो राष्ट्रपति किसी को भी नहीं नियुक्त करेगा। अभी चुनाव हो रहा है तो क्या होगा? लोकसभा का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नियम है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, यानी कि लोकसभा का चुनाव होगा, तो जैसे कि दो दल मुख्य तौर पे अभी लड़ रहे हैं चुनाव, है ना। एक लड़ रहा है एनडीए, है ना, जिसमें अंदर बड़ी पार्टी है बीजेपी, और एक लड़ रहा है इंडिया, है ना। इसको बीजेपी वाला सब कहता है इंडी, है ना, वो सब इंडिया नहीं कहता है, इंडी कहता है। तो इसमें एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस। ठीक है। हालांकि सीट तो इसी को कम दिया है, सब अपने क्षेत्रीय पार्टी वाला सब सीट ज्यादा ले लिया है, इसको सीट कम मिला है। तो ये मान लीजिए दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। सारे अलायंसेस, पार्टियां तो बहुत लड़ रही है, बहुत सारे अलायंसेस इनके साथ है, अब बहुत सारे अलायंसेस इनके साथ है। तो नियम हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ देश में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नियम ये होता है कि प्रधानमंत्री का या राज्य में मुख्यमंत्री का नाम पहले नहीं लिया जाता है। माने पहले नहीं बताया जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नियम यह है कि पहले लोकसभा का चुनाव होगा, सारी पार्टी अपना अपना चुनाव लड़ेंगी। चुनाव होने के बाद जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा वो पार्टी अपना एक मीटिंग बुलाएगी और उस मीटिंग में चुना जाएगा नेता, कि भाई कौन होगा नेता हमारा। अब उसमें जिसको लोग नेता चुन देंगे वही जा करके राष्ट्रपति से कहेगा कि देखिए लोकसभा में इस पार्टी को बहुमत आई है, यानी कि बहुमत मतलब कितना नंबर, 272 प्लस, तो कहेगा कि इस पार्टी को बहुमत आई है और इस पार्टी ने मुझे अपना नेता चुना है। अब राष्ट्रपति देखेगा कि हाँ भाई इसकी पार्टी को आई है और 272 से ज्यादा सांसदों ने उस पर साइन किया हुआ है, तो कहेगा ठीक है मैं आपको प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाऊंगा। अब उसके साथ एक ये लेटर देता है प्रधानमंत्री और दूसरा लेटर एक और देता है जिसमें उसके कुछ मंत्रियों के नाम होते हैं।
वो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री पद का शपथ लूंगा और ये हमारे कलीग्स हैं जो मंत्री पद का शपथ लेंगे। वहां पर ये पता नहीं रहता है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन मंत्री पद का शपथ कराने के लिए वो नाम दे देता है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति इंश्योर करता है कि भाई आपके पास जो समर्थन है वो 272 प्लस का है कि नहीं। अगर 272 प्लस का समर्थन आपने दिखला दिया तो राष्ट्रपति आपकी बात मान करके आपको पीएम का शपथ दिला देगा। और फिर यही एक और लेटर देता है प्रधानमंत्री और कहेगा कि देखिए इसमें हमारे कुछ मित्र हैं जिनको मंत्री बनाना है, उनको आप मंत्री पद का शपथ दिला दीजिए। तो राष्ट्रपति मंत्री पद का शपथ भी दिला देता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। तो जैसे कि इस बार दफा चुनाव जो हो रहा है, तो इसमें जिस भी पार्टी को 272 प्लस आएगा वो अपना एक मीटिंग करेगी, मीटिंग करके अपना एक नेता चुनेगी। हालांकि अब तो ये केवल प्रोसेस रह गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले से पता है कि अगर ये जीते तो नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्लियर है। लेकिन नाम अनाउंसमेंट करके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। इट्स द कंप्लीट फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये विशेषता अध्यक्षात्मक व्यवस्था की है। अमेरिका जैसे देशों में वहां पर नियम है कि आप जिनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं उनका नाम पहले बता दीजिए। हमारे यहां ये संसदीय व्यवस्था में ये परंपरा ही नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरह का स्लोगन चलता है, अब की बार मोदी सरकार, है ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सब स्लोगन चलने लगा। ये संसदीय व्यवस्था का फीचर नहीं है। आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है इस मुद्दे पर कि जब संसदीय व्यवस्था में है नहीं तो ये हो क्यों रहा है। बिहार के अंदर में भी नीतीश कुमार, बिहार में बिहार है, नीतीश कुमार है ना, तो कितना सब वो सब स्लोगन सब अपना बना लेता है ना, कि अब कुछ लोग रोजगार पर अपना स्लोगन बना लेते हैं, कुछ पर बना लेते हैं, सब अपना बना लेते हैं। अब पहले से कैंडिडेट क्लियर कर देते हैं, लेकिन पहले से कैंडिडेट क्लियर कर देना कि यही कैंडिडेट सीएम होगा या यही कैंडिडेट पीएम होगा, इट्स नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट्स अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यह अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता है, लेकिन ये संसदीय व्यवस्था में हो रही है। क्यों हो रही है? क्या इससे संसदीय व्यवस्था का जो मूल भाव है वो इंपैक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि नियम है यहां पर कि पहले चुनाव हो जाएगा, चुनाव होने के बाद मीटिंग होगी, मीटिंग में नेता चुना जाएगा, वही जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा या राज्य में वो मुख्यमंत्री बनेगा, है ना। तो अब जैसे कि यही बीजेपी को ही आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री तो इनका नाम अनाउंसमेंट है। इन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव जीता, इन्होंने राजस्थान चुनाव जीता, इन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव जीता, तो इन्होंने क्या मुख्यमंत्री का नाम अनाउंसमेंट किया था? नहीं किया था। पहले चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद विधायक दल का मीटिंग हुआ और विधायक दल के मीटिंग में एक नया आदमी को सीएम प्रोजेक्ट कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है सो ये है सीट है और हम जो है सो मुख्यमंत्री बनने के, तो राज्यपाल उनको करा दिया। तो संसदीय व्यवस्था का प्रोसेस यही है। अगर हम कहें कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपना नाम अनाउंसमेंट नहीं किया, तो आप कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था का ही प्रोसेस है। हाँ, हालांकि ये प्रोसेस नहीं मान रहे हैं, ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि ये प्रोसेस मान रहे हैं। बस इनका दिक्कत ये है कि इनके यहां अभी भी राय मशवरा हुआ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। तो अगर नाम अनाउंसमेंट हो जाएगा ना, तो आज ही गठबंधन टूट जाए, बहुत सारी पार्टियां आज ही निकल जाएं, आज ही कह दे कि हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए झगड़ा बचाने के लिए नाम अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। अगर एकमत होता तो नाम अनाउंसमेंट हो जाता यहाँ पे भी। तो कहने का मतलब है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये संसदीय व्यवस्था नहीं का लक्षण नहीं है। अब ये संसदीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये संसदीय व्यवस्था के सेहत के लिए अच्छा है? तो नहीं है अच्छा। और हो क्यों रहा है? तो हो इसलिए रहा है कि जब एक व्यक्ति काफी लोकप्रिय हो जाता है तो कोई भी पार्टी लोकतंत्र में उसकी लोकप्रियता का अत्यधिक लाभ उठाना चाहती है, इसलिए उसका नाम आगे बढ़ा देती है कि जब नेता स्पष्ट रहेगा और नेता जनता के बीच में लोकप्रिय रहेगा तो हमें सीट आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। देख सकते हैं सांसद लोग जा रहे हैं वोट मांगने आजकल,
लोग कहते हैं आपने तो कोई काम नहीं किया, तो कहते हैं कि मोदी जी को देख के वोट दो, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ वोट हमारे अकाउंट में आएगा। मोदी जी भी अपना यही प्रचार कर रहे हैं कि हमको वोट दे, हमको जिताना है तो हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनको वोट दो आप। वो उनको जो वोट दोगे उनके अकाउंट में जो पैसा आप डालोगे वो हमारे तक पहुंचेगा। सही बात है कि अगर मोदी जी को जो लोग प्राइम मिनिस्टर बनते देखना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर तभी बन पाएंगे अब फिर तीसरे टर्म में, जब उनके पार्टी के लोग सांसद बन के जाएं 272 से ज्यादा। मान लीजिए जनता चाह रही कि ठीक है मोदी बने प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी, अब वोट कर दे किसी और को, बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। उनकी नंबर क्या है, नंबर ये आंकड़ा जो है वो इनको पार करना पड़ेगा। तो ये तो अकेले पार करेंगे नहीं, तो अकेले बनारस से लड़ रहे हैं केवल, तो बनारसी से लड़ेंगे तो एक सीट अपना जीतेंगे, बाकी तो 271 को सीट और जीतना पड़ेगा ना उनको अलग अलग जगहों से। तो ये सब उनके पार्लियामेंट्रियन जीतेंगे तभी जाकर उनका ये हो सकता है। तो जो ये कह रहा है कि 75 की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो प्रधानमंत्री वही बनेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, नोट कर लिख लेंगे कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाने के लिए बाध्य है। लिखेंगे कि मेजोरिटी पार्टी लीडर इन लोकसभा, मेजोरिटी पार्टी लीडर इन लोकसभा, मेजोरिटी पार्टी लीडर इन लोकसभा, लोकसभा became a prime minister, became a prime minister and its enforce on president to oath administrated for the prime minister post, for the prime minister post। तो प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति किसके लिए बाध्य है? जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का नेता है, ठीक है, बहुमत दल का जो नेता है उसको। अब चलिए मान लीजिए कि चुनाव हो गया है ना, ये तो मैटर तब एकदम आसान रहेगा जब किसी को बहुमत आ जाए, बहुमत आ जाए राष्ट्रपति से दिला देंगे शपथ। और फिर यही प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि भाई हमारे साथ और भी लोग मंत्री पद का शपथ लेंगे तो उनका भी नाम भेज देंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मैटर क्लियर हो गया तो अन्य मंत्री का तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेच फंसेगा प्रधानमंत्री पर। लेकिन इतना स्मूथली काम तो तब हो जाएगा जब लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत किसी को आ जाए। मान लीजिए कि चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद स्पष्ट रूप से किसी को बहुमत ही नहीं आया, स्पष्ट मेजोरिटी किसी को नहीं आया, है ना। मान लीजिए कि आपको 272 का आंकड़ा है, कोई 150 पे ही सिमट गया, है ना, कोई 60-55 पे ही सिमट गया। तो अब ऐसे स्थिति में किसी के पास 120 के अप्रॉक्स में आया, तो 272 वाला आंकड़ा तो कोई नहीं पार कर पा रहा है ना। तो जब त्रिशंकु लोकसभा हो जाए, यानी कि बहुमत किसी को ना आए, चुनाव हो गया और 272 का आंकड़ा कोई भी नहीं पार कर पा रहा है, ना ये एनडीए पार कर पा रही है और ना ये इंडिया गठबंधन पार कर रहा है। अब क्या होगा? अब राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाएगा? तो जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि 2 स्थितियां होंगी जब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा, अपनी मर्जी चलाएगा। तो अब ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति ये देखेगा कि बहुमत तो किसी को नहीं आया, 272 का आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो हम किसको सरकार बनाने के लिए ऑफर करें?
तो वो देखेगा कि बहुमत के क्लोज कौन है, मतलब उससे सबसे नजदीक कौन है। अब उसको जो समझ में आ गई, उसके विवेकाधीन शक्तियां हैं, है ना, ये उसकी विवेकाधीन शक्ति है कि उसको लगेगा कि जो पार्टी सरकार बना सकती है उसको वो कह देगा कि काम करिए, आप आइए, आप सरकार बनाइए, है ना। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी सामान्य तौर पे, मतलब क्लोज मतलब बड़ा ही हुआ कि जो 272 के नजदीक हो, मतलब जिसका चांस हो कि थोड़ा बहुत मेहनत करके हो सकता है बहुमत प्राप्त कर ले। तो जो क्लोजेस्ट पार्टी होगी, नंबर के करीब की पार्टी होगी, उनको कहेगा कि 272 पूरा नहीं कर पा रहा है लेकिन 272 से नजदीक है, ठीक है, तो उनको कहेगा कि काम करिए, आप आइए, आप सरकार बनाइए। कहेगा कि आप अपना नेता चुनिए, हम उनको प्रधानमंत्री पद का शपथ भी दिला देते हैं, काम शुरू कीजिए, लेकिन 1 महीने का हम आपको समय देते हैं, 1 मंथ का हम आपको टाइम देते हैं। 1 महीने में यदि आपने बहुमत सिद्ध कर दिया तो सरकार आपकी, आप सरकार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 1 महीने में भी आपने बहुमत सिद्ध नहीं किया तो सरकार आपकी गिर जाएगी, और फिर राष्ट्रपति किसी और को मौका दे सकता है। फिर दूसरी जो पार्टी कहेगी कि हमको दीजिए, उनको तो दे दिए, वो नहीं चला पाए, तो हमको दीजिए, राष्ट्रपति उनको दे देगा मौका कि ठीक है जी, आप सिद्ध कर दीजिए, आपको भी 1 महीने का टाइम देते हैं, वो भी जाएंगे। अगर वो सिद्ध कर दिए तो वो चला ले 5 साल सरकार। लेकिन यदि वो भी नहीं सिद्ध कर पाए, जब कोई भी सरकार नहीं चलाने की स्थिति में होगा, यानी कि बहुमत किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ राष्ट्रपति के मौका देने के बाद भी, तो अंततोगत्वा राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर देगा, डिसॉल्व कर देगा लोकसभा को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेगा कि आप चुनाव की तैयारी करिए, फिर से चुनाव कराइए, क्योंकि कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। समझ रहे बात को? जब बहुमत क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर मैंडेट किसी पार्टी को आ गया, तब तो राष्ट्रपति को कोई तनाव नहीं लेना है, आराम से वो जाएगा, बहुमत पार्टी का नेता कहेगा कि हमको कराइए, वो करा देंगे, बाध्य हैं कराने के लिए। जिसको बहुमत मिल गया उसका बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन यदि बहुमत किसी को नहीं मिला है, वो जाके कहेगा ना राष्ट्रपति को कि काम कीजिए, राष्ट्रपति सुन में नहीं करेगा। राष्ट्रपति हमेशा बहुमत का बात मानने के लिए बाध्य है। मेजोरिटी अगर आपको मिल गया और आप जाएंगे राष्ट्रपति को कहेंगे सर ऐसे कर दीजिए, वो कर देगा। लेकिन वो देखेगा कि इसके पास बहुमत नहीं है, आप बिना बहुमत के आकर के हम पर सलाह देने की कोशिश कर रहा है, नहीं मानेगा बात, भगा देगा, है ना। तो अगर क्लियर मैंडेट किसी को मिल गया तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री पद का शपथ दिला देगा, उनके कहने पर उनके जो लोग होंगे उनको मंत्री का पद का शपथ दिला देगा। लेकिन यदि क्लियर मैंडेट किसी को नहीं आया तो सबसे बड़ी पार्टी जो होगी, जो क्लोजेस्ट पार्टी, उसके लीडर को मौका देगा कि आप आइए, आप सरकार बनाइए। अगर वो सरकार बना लिए तो उनको कहेगा कि 1 महीने का टाइम देते हैं, आप बहुमत सिद्ध कर दीजिए, आप दिखाइए कि आपके पास 272 से ज्यादा सांसद हैं लोकसभा में, दिखा दिए तो ठीक है, और नहीं दिखाए तो दिक्कत है, फिर सरकार आपकी गिर जाएगी। तो इस प्रकार से अगर क्लियर मैंडेट आ गया, राष्ट्रपति का काम आसान होता है। अगर क्लियर मैंडेट नहीं आया तो राष्ट्रपति की भूमिका थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि तब राष्ट्रपति क्या फैसला करता है। समझ में आ रहा है बात? क्या लड़ली दिमाग में घुस रहा है कि क्या क्या मैटर है? हाँ, 1 मंथ का टाइमिंग आपको फिक्स कर देगा वो, ठीक। हम्म राज्य में ये नंबर मतलब टाइम फिक्स नहीं है। यहाँ पर सामान्य तौर पे 1 महीना फिक्स कर दिया जाता है। राज्य में राज्यपाल देते हैं, फिर कोर्ट का मैटर आता है, फिर कोर्ट कहता है कि 24 घंटा में कर दीजिए, है ना। लेकिन सेंटर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दे सकता है। अगर कोई मान लीजिए कि कैंडिडेट हार गया, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अपना चुनाव हार जाए बनारस से, होगा नहीं ऐसा, सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे कहीं, है ना, बहुत गर्व करते हैं सब चीज पर। लेकिन मान लीजिए, तो हम लोग तो समझेंगे, मान लीजिए कि अगर हार गए तो अगर वो मान लीजिए नहीं हारेंगे, नहीं हार, हाँ हाँ, अरे ये इनकम टैक्स से रैली उली उनका गुजरेगा यहाँ से, है ना, गुजरेंगे, यहीं से जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर
कोई बात हो जाता है, मैटर है, तो ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, है ना। सबसे अच्छा उपाय है कि राज्यसभा चल जाएंगे, राज्यसभा से बन जाएंगे, है ना। और उससे भी नहीं तो फिर कोई बढ़िया कोई सीट होगा तो वहां से कुछ को रिजाइन करा देंगे कि रिजाइन कर दो, तुम सब तो हमारे नाम पर जीता है, हम गलती से हार गए हैं, है ना, तो तुम रिजाइन करो, तुमको बढ़िया कोई चीज दिलवा देंगे, आप फिर जा करके वहां से चुनाव लड़ लेंगे, जीत करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखिए, अगर आप चुनाव नहीं लड़े हैं ना, अगर आपसे मान लीजिए कि एक सामान्य तौर पे एक प्रश्न पूछा जाए, हाँ बिल्कुल राज्यसभा भेज दिया उनको, मान लीजिए कि आपको जो है, आप कोई चुनाव वुनाव नहीं लड़े है ना, तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई चुनाव वुनाव नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हैं, आपका एज 25 साल से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है आपके पास, आप पागल नहीं है, है ना, आप दिवालिया नहीं है ना, भारत के नागरिक हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी जीत गई है दूसरा बता और कह दे कि हम इन्हीं को अपना नेता मानती है, प्रधानमंत्री बनेंगे, बन जाएगा, बिना किसी सदन का सदस्य रहे हुए भी 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हैं, भले ही आप कहीं का कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बहुमत अगर आपके साथ है ना, कि अगर आपको 272 से ज्यादा सांसद आकर के आपका नाम चुन दिए, जैसे मनमोहन सिंह 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, कहीं से चुनाव लड़े थे, कहीं से नहीं, 2009 में भी मनमोहन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2004 में भी प्रधानमंत्री रहे और 2009 में भी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि सब उनको पहले प्रधानमंत्री बना दिया, आप प्रधानमंत्री बना करके राज्यसभा से बैकडोर एंट्री करा दिया, तो राज्यसभा में आ गए, तो बिना किसी हाउस के सदस्य रहे हुए भी, आप अगर लोकसभा के मेंबर नहीं है, आप राज्यसभा के मेंबर नहीं है, फिर भी आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने से ज्यादा यदि आपको मंत्री बन के रहना है तो आपको किसी ना किसी हाउस से मंत्री बनना, अगर सदस्य बनना पड़ेगा, या तो आप लोकसभा से डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आइए, अन्य तो राज्यसभा से आप सदस्य बन के आइए। मतलब मंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप किसी सदन के सदस्य रहें, लेकिन 6 महीना से ज्यादा यदि मंत्री बन के रहना है तो फिर आपको किसी ना किसी हाउस से मेंबरशिप लेना पड़ेगा। 2014 से 19 वाला में इनके पास एक बेहतरीन विदेश मंत्री था सुषमा स्वराज, लेकिन सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया। मोदी जी के सामने भारी समस्या थी कि विदेश मंत्रालय किसको दे, चाहिए ना बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी जो चीज को संभाले, है ना, अलबल आदमी को बना देंगे विदेश मंत्रालय में रख देंगे, अब वो जाएगा अमेरिका, उसको बातें नहीं बुझाएगा, है ना, वो यूनाइटेड नेशन असेंबली में जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा डिप्लोमेसी कैसे होती है, पागल हो जाएगा सब, है कि नहीं। तो बढ़िया योग्य आदमी विदेश मंत्री किसको बनाए, तो दिख गया एस जयशंकर। एस जयशंकर जो सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो विदेश सचिव थे, वो सेक्रेटरी थे, यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी, तो मोदी जी को लगा कि ये आदमी मेरा अच्छा विदेश मंत्रालय का काम संभाल सकता है, पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन एस जयशंकर कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़े थे। मोदी जी ने उनसे पूछा कि मंत्री बनना है, तभी तो बहुत बड़ा बात था, सचिव से सीधे मिनिस्टर, बहुत बड़ा बात है ना, मैंने फाइल उठाते उठाते हाथ खराब है, अब टाइम आ गया फाइल उठवाने का, तो वो बात कहा उन्होंने, तुरंत रेडी हो गए, बोले कि एकदम आप कहिए तो मैं बन जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, नौकरी से रिजाइन कर दीजिए, नौकरी से रिजाइन करवा दिया, और नौकरी से रिजाइन कराया, कहा कि अब आपको मैं शपथ करा देता हूं, मेरे साथ आइए मंत्री पद का शपथ ले लीजिए। मोदी जी ने मंत्री पद का शपथ दिला दिया कि एस जयशंकर होंगे मंत्री, और फिर बाद में उनको राज्यसभा सदस्यता दिला दी, तो आज वो मंत्री हैं, भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं। तो आप चुनाव लड़े बिना भी मंत्री बन सकते हैं, बस प्रधानमंत्री का दया और कृपा होना चाहिए, है ना, प्रधानमंत्री का कृपा रहेगा तो आपको मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना, क्योंकि सदन का नेता वही है, और वही सबसे बड़ा क्या है, प्रकाश पुंज है। प्राइम मिनिस्टर के वजह से ही सरकार चलती है ना, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री सीएम। अब बिहार में देख लीजिए, नीतीश जी जिधर होते हैं सरकार उधर ही होती है ना, चीफ मिनिस्टर जिधर होगा सरकार उधर ही होगी। अब कोई मान लीजिए कि ऐसा मंत्री है जिसको कि प्रधानमंत्री ने मंत्री बना दिया, उसको कोई कांड कर दिया, अब उसको कहा जा रहा है कि भाई तुम इस्तीफा दो, और इस्तीफा नहीं दे रहा है, अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उसको बार बार करे भाई इस्तीफा दो, दे नहीं रहा, उसके वजह से सरकार की बदनामी हो रही है।
तो प्रधानमंत्री के पास क्या विकल्प बचता है? बर्खास्त करवा देंगे, ठीक है। और बिल्कुल गुड, एब्सोल्युटली राइट, यही करेंगे वो खुद ही रिजाइन कर देंगे। वो देखेंगे हमारे पास तो बहुमत ही है, हमको क्या दिक्कत है। राष्ट्रपति को कहेंगे हम ही इस्तीफा दे रहे हैं, ये पगला नहीं देगा इस्तीफा, हम ही देते हैं। अब प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने का मतलब हुआ कि सारे मंत्रियों का स्वतः इस्तीफा हो गया अपने आप। अब आपको इस्तीफा देने का जरूरत तो नहीं है। अब जैसे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी उप मुख्यमंत्री थे, वो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो अब चाह रहे थे कि तेजस्वी इस्तीफा दे दे, तो दे नहीं रहे थे, तो नीतीश जी क्या किए, जाके खुद इस्तीफा दे दिए। अब जब खुद ही इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होता है, सब मंत्री का इस्तीफा मान लिया जाता है कि सबका इस्तीफा हो गया जी। इनको तो मालूम है कि इधर से उतरेंगे उधर से हमको सपोर्ट मिल जाएगा, तो उधर से सब सपोर्ट कर देता है, हो गया इनका काम खत्म, अपना बन जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या नहीं, क्या बर्खास्त कराएंगे आप? अगर 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 मान लीजिए कि उसका पॉलिटिकल विल पावर है, उसके साथ तमाम तरह की शक्तियां हैं, तो वैसे में अब जैसे कि तेजस्वी का ही जो मैटर था, पहला बार जो महागठबंधन सरकार बनी थी, जो 2017-18 के आसपास में जो खत्म हुई थी, है ना, उसमें क्या हुआ था, लगातार स्कैम के आरोप लग रहे थे तेजस्वी पे, और नीतीश कुमार पर ये प्रेशर बन रहा था कि भाई आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और आपके कैबिनेट में बैठे हुए लोगों पर आरोप लग रहा है। अब नीतीश कुमार की नैतिक मजबूरी थी कि बोल नहीं पाते थे कि भाई आप इस्तीफा दे दो, कैसे बोलिएगा, आपसे ज्यादा विधायक है उसका, आपसे ज्यादा विधायक है ना, उस समय भी ज्यादा था, आज भी ज्यादा है, और उसी की वजह से आपका सरकार चल रहा है, तो ये बोले कैसे, तो सीधे जाके इस्तीफा दे दिया, बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हट गए वो, अब फिर इधर से मिल गया। तो अगर प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री ये स्पष्ट लहजे में आपको नहीं कह पा रहा है, नहीं कह रहा है कि आप हट जाइए, है ना, अपने पर दोष अगर नहीं लेना चाहेगा, तो ये अपने इस्तीफा दे देगा, क्योंकि इसके इस्तीफा देने से सबका इस्तीफा मान लिया जाएगा। हाँ। हम्म, हम्म। हाँ, उनको, और उसी सब मैटर पे तो सारा चीज हुआ, है ना, तो बर्खास्तगी हुई। हम्म। लेकिन अब चंद्रशेखर को ना आप हटा दिए, आप तेजस्वी को हटा सकते थे, तो उप मुख्यमंत्री को चाहिए, मंत्री मंत्री होता है, मुख्यमंत्री बनने को चाहिए कुछ नहीं, उप मुख्यमंत्री मतलब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यही थे, उप मुख्यमंत्री को चाहिए वही है, डेरी मिल्क चॉकलेट है, खाओ मूड फ्रेश करो, पावर थोड़ा ना कुछ ज्यादा है। हाँ, तो वही कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री खुद मुंह नहीं खोल रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि कहे कि भाई आप हटिए, आप हटिए नहीं रहे हैं, तो वो कहेगा भी नहीं, आपको कुछ नहीं करेगा, उससे क्या करेगा, अपने जाके इस्तीफा दे देगा। आपने इस्तीफा दिया कि मान लिया जाएगा कि सब लोग इस्तीफा दे दिए, यह है उसका पावर, कि एक वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा, एक प्रधानमंत्री का इस्तीफा माना जाता है कि पूरा मंत्री परिषद का इस्तीफा है। तो ये विकल्प उसके पास है, ये उसका अपना ब्रह्मास्त्र है, वो चला देगा, सब इसके सामने खत्म। अब फिर अगला दिन वो क्या करेगा, अपना शपथ ले लेगा कि हम भाई फिर प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। अब इस बार जब वो शपथ लेगा तो उसका नाम काट देगा वहां से, कभी सब आदमी नहीं रहेगा हमारा मंत्रिमंडल में, हम रहेंगे और हमारे नए विश्वास पात्र जो लोग हैं वो रहेंगे। तो इसका ट्रेलर बिहार में तो हमेशा चलते रहता है ना, बिहार में ये हमेशा चलते रहा, अभी चला कि उप मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता हो गए, फिर विपक्ष के नेता वाले लोग उप मुख्यमंत्री हो गए, है ना, तो ये अपने यहाँ हमेशा चलते रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि सीएम अपने यहाँ फिक्स रहता है ना, सीएम में किसी तरह की कोई दिक्कत या समस्या नहीं आती है, ठीक है। हाँ, वही होता ही है, यहाँ तो मुख्यमंत्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब बताइए कि मंत्री में कोई दिक्कत, प्रधानमंत्री में, कि अगर आपको मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री भी बनना है, तो आप बिना किसी हाउस सदन के सदस्य रहते हुए भी आप मंत्री अथवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 25 साल,
क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता यदि आपके पास है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। दो जगह से आप लड़ सकते हैं चुनाव, है ना। पहले तो लोग 3 जगह से भी लड़ते थे, अब 2 जगह से हो गया है। 2 जगह से लड़ने का एक तो ये होता है कि अगर डर है कि कहीं एक जगह हार जाएंगे तो एक जगह तो जीतेंगे, तो प्रतिष्ठा बची रहेगी, जीत गए कहीं से। और दूसरा एक ये है कि बहुत लोकप्रिय हैं आप, आपकी लोकप्रियता बहुत है, तो आप अगर 2 क्षेत्रों पे से लड़ेंगे तो इसका प्रभाव आसपास के सीटों पर भी पड़ेगा। जब 14 में प्रधानमंत्री मोदी भी 2 सीट से लड़े थे, बड़ौदा से और बनारस से, दोनों जीत गए थे, तो बड़ौदा खाली कर दिया था, बनारस से सांसद रह गए थे। 19 में एक ही लड़े, बनारस लड़े, ठीक है। अमेठी से और वायनाड से लड़े थे पिछली दफा राहुल गांधी, अमेठी हार गए, वायनाड जीत गए, है ना। तो इस बार भी लड़ रहे हैं, है ना, रायबरेली और वायनाड ही भी है ना। तो अब इनका क्या है कि अब अगर 2 जगह से लड़ने का एक तो यह है कि इनसिक्योरिटीज, 2 जगह आप अपना मैटर क्यों चलाते हैं कि एक जगह कहीं मैटर गड़बड़ाया तो दूसरा जगह वाला मैटर कंटिन्यू कर देंगे, है कि नहीं। लेकिन वही मैटर गड़बड़ा जाता है कि नहीं। अब 2 मैटर एक साथ चलाइएगा तो कहीं अगर एगो मैटर सामने आ गया तो समझ रहे हैं क्या होगा। तो वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं ना, यही तो मैटर है कि 2 मैटर चला रहे हैं, आज दोनों मैटर कंफर्म हो गया, आज दोनों मैटर सामने आ गया, तब दोनों मैटर लड़ेगा कि विच वन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, टेल मी राइट नाउ, है ना। तो बताना पड़ेगा विच वन प्रायोरिटीज, है ना। तो उसमें तो एगो आपको चुनना पड़ेगा कि इससे हम रहेंगे, इससे हम नहीं रहेंगे, तो वहां तो मैटर ठीक हो जाता है ना। रियल लाइफ में अगर 2 मैटर कंटिन्यू कर रहे हैं और दोनों मैटर सामने आ गया और वहां पर अब समस्या आ गई कि विच वन योर प्रायोरिटीज, तो ऐसे में तो अब दूसरा जो जिसको आप रिजेक्ट करिएगा तो उपाय लगा देगा ना जी, है कि नहीं, उपाय हो जाएगा। तो यहां तो है कि लड़ना नहीं चाहिए 2 जगह से, क्योंकि इससे पैसा का बर्बादी होता है। क्योंकि रहना तो आपको एक ही जगह पे है ना, रहना तो आपको एक ही जगह पे है, फिर दूसरा सीट खाली हो जाएगा, फिर चुनाव होगा वहां पर, हाँ फिर से चुनाव होगा। ये कर रहे हैं कि पैसा का बर्बादी है ना। 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, है। हाँ, विधानसभा में भी आप लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं लड़े तो घर में बैठिए, कोनो कुछ नहीं पूछेगा आपको। तो राज्यसभा से भेजेगी पार्टी तब ना, नहीं भेजेगी तब। तो नीतीश कुमार अभी राज्यसभा कहाँ गए हैं जी, विधान परिषद, विधान परिषद, है ना, है। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी भी मतलब मुख्यमंत्री रहते हैं लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, विधान परिषद से आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधान परिषद से इनको जीता देता है सब, तो ये बन जाते हैं, इसलिए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री वाला, तो प्रधानमंत्री का नहीं, लेकिन ममता बनर्जी पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था बंगाल में, ममता बनर्जी खुद अपना सीट हार गई थी, जहां से वो लड़ी थी ना, वो हार गई थी, ठीक है। अब मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गया, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री का, तो मुख्यमंत्री अपन चुनाव हार गया। अब मुख्यमंत्री चुनाव हार गया तब क्या होगा, तब फिर से उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया कि बनिए मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फिर एगो चूंकि अब बंगाल में दिक्कत है कि वहां विधान परिषद नहीं है ना, तो वहां बहुत भारी दिक्कत हो गया ममता बनर्जी को, ओवर कॉन्फिडेंस में थी, सब विधायक उनका जीत गया, अब नेते हार गया। अब सोचिए, ये होता है भारी बेइज्जती वाला बात, सब है कि नहीं, कि मैंने आप सब जीत गए, अपने सीट हार गए, तो लेकिन सब कार्यकर्ता सब ईमानदार था, बोला नहीं मुख्यमंत्री आप ही बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको तत्काल तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर एगो सीट खाली करवाया गया, विधायक को रिजाइन किया कि भाई तुम रिजाइन दे दो, उसको रिजाइन करा के फिर वहां से इनको लड़ाया गया, फिर वहां से जीत के आई, तो अभी कंटिन्यू कर रही है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि मेन नेता चुनाव हार जाए, है ना। हाँ मतलब कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बहुत विकल्प है, बन सकता है। आप सदन के सदस्य नहीं भी चुने गए हैं फिर भी आप 6 महीने के लिए मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिर आपको 6 महीने के अंदर में किसी न किसी हाउस से आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, किसी न किसी सदन से आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्लियर है, समझ रहे हैं। और जो आदमी मंत्री बन जाता है,
है ना, उसके पास एक विशेषाधिकार होता है कि संसद का 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो देखिए अब प्रधानमंत्री, सब बतवा नोटो करना है ना, नहीं तो सब अभी तो सुनिएगा, आनंद में रहिएगा, अब बाद में मान चलो कि भोर भोर पड़ गया, सब भुला गए। प्रधानमंत्री जिस सदन में होता है वो उस सदन का नेता होता है, हाउस ऑफ द लीडर। ऐसे कि मोदी दो बार से लोकसभा से ही रह रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में सदन का नेता कौन, प्रधानमंत्री। पीएम जिस हाउस में रहेगा उस सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा प्रवक्ता होता है ना, सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन, सबसे बड़ा प्रवक्ता। लेकिन मजेदार बात है, इतना ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री अपने इन 10 वर्षों के कार्यकाल में आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मोदी जी नहीं करते, इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में बताते हैं कि घड़ी का डायल ऐसे क्यों रखते हैं, ऐसे क्यों नहीं रखते, है ना। इंटरव्यू में बताते हैं, इंटरव्यू लेने वाला भी गजब का आदमी, अक्षय कुमार, पगला आदमी, मूवियां ना बनाओ, यहां का ला रहा है पगला आदमी, है कि नहीं। अरे जिसको जिस चीज में एक्सपर्टाइज है उसको वही करना चाहिए। हम लोग के देश में कोई बीमारी है कि सब आदमी सब काम करेगा। तुम क्यों आ गए भाई इंटरव्यू लेने के लिए, आ ही गए तो तुम पूछते प्रधानमंत्री से कि कहे थे आप 2014 में चुनाव के दौरान कि 2 करोड़ कहां गया, ये ना पूछते। तब पूछते कि अच्छा आम खाते हैं तो उसका जो भीतर वाला जो निकलता है उसको कैसे रखते हैं आप, उसको चूस। यार इस सवाल का भारत की आम जनता के हितों से क्या लेना देना है, कोई मतलब है इसका, फिर भी आप पूछ रहे हो सवाल ये। तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि कौन हमसे कैसा सवाल पूछेगा, उसी को अनुमति देते हैं, है ना। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिस्क है कि कोई सवाल आ जाएगा उन सामने से, है ना। तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दिक्कत होता है कि भाई कहीं अगर ऐसा सवाल पूछ दिया जो आई भी नहीं करता है प्रधानमंत्री को, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले भी नहीं करते हैं। आज तक के अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, जबकि प्रधानमंत्री का पद क्या है, देश का सबसे बड़ा प्रवक्ता, है ना। क्या है, देश का सबसे बड़ा प्रवक्ता है, और इन्होंने अभी तक जो है सो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इंटरव्यू देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। करना चाहिए था इनको, है ना, कम से कम साल में तो एक जरूर करना चाहिए था, जिससे कि मीडिया ओपनली आपसे क्वेश्चन पूछती और आप उस पर अपने जवाब रखते। मनमोहन सिंह करा करते थे, मनमोहन सिंह को हम लाख कह ले कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, लेकिन मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब देते थे। अब मनमोहन सिंह की दिक्कत थी कि उनके सामने कोई जाके नहीं पूछता था कि अमुआ कैसे खाते हैं आप, है ना। मनमोहन सिंह बेचारे नहीं बता पाते थे, तो उनसे सब ये सब बतवा नहीं पूछता था, इनसे सब पूछता है ना। तो ये अपना अलग है, ठीक है। खैर, तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री क्या होता है, जिस हाउस में रहेगा उस हाउस का लीडर होगा, आज सबसे बड़ा प्रवक्ता होगा देश का। आज दूसरे हाउस में वो लीडर अपॉइंट करता है, वो जिसको नियुक्त करेगा वो दूसरे हाउस में उसका लीडर होगा। अब जैसे कि अब मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री राज्यसभा से थे, तो कहां हो जाएंगे सदन के नेता, राज्यसभा में। वो लोकसभा में किसी को अपॉइंट करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर जिस हाउस में रहता है उस हाउस का वो लीडर होता है, ठीक है। सदन का सबसे बड़ा नेता होता है, देश का सबसे बड़ा प्रवक्ता होता है। और प्रधानमंत्री, पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कोई भी मिनिस्टर, वो चाहे लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, मंत्री किसी भी सदन से कोई बन सकता है, लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई राज्यसभा से मंत्री है, वो लोकसभा में जा सकता है, और कोई लोकसभा से मंत्री वो राज्यसभा आ सकता है। माने कि मंत्रियों को विशेषाधिकार है, उनको प्रिविलेज है कि चाहे वो किसी भी सदन के हो, वो जा आ सकते हैं दोनों सदन में। ऐसे प्रधानमंत्री लोकसभा से चुने गए हैं, लेकिन आप इनको देख लीजिए कि राज्यसभा में जाते हैं जवाब देने के लिए। गृह मंत्री लोकसभा से सांसद है, लेकिन राज्यसभा जाते हैं, है ना। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण राज्यसभा में है, वित्त मंत्री है देश की, लेकिन वो लोकसभा आती हैं, है ना। तो जो मंत्री होता है, वो मंत्री के पास अधिकार है कि वो दोनों सदन में जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, जवाब दे सकता है,
लेकिन वोट वो वहीं देगा जिस हाउस का मेंबर है। बात समझ रहे हैं कि मंत्री जो है, मिनिस्टर जो है, वो दोनों हाउस में जाके बैठ सकता है, चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन वो जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, जवाब दे सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। वोट वही देगा जिस हाउस का वो मेंबर है। क्लियर है? आप बिना किसी हाउस के मेंबर रहे बिना भी वो कितना देर तक, दिन तक मिनिस्टर रह सकता है? 6 महीना तक। 6 महीना से एक दिन ज्यादा भी रहना है तो आपको किसी ना किसी हाउस से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बाद आपका सीट वैकेंट मान लिया जाएगा, उसका सीट जो है सो ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ जी। हम्म। मंत्री हटेगा, मंत्री इस्तीफा दे देगा। अगर मंत्री इस्तीफा नहीं भी देता है तो जैसे कि सरकार के खिलाफ आगे जब संसद पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक प्रपोजल होता है निंदा प्रस्ताव, है ना। निंदा प्रस्ताव मतलब कि शिकायत वाला एक प्रपोजल आता है। तो निंदा प्रस्ताव मतलब कि निंदा समझते हैं ना, शिकायत करना। तो किसी आदमी ने भ्रष्टाचार किस में, तो उसके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव आएगा, तो निंदा प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उस मंत्री की भारी बेइज्जती हो जाएगी और उसको फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। हालांकि अगर वो बहुत उत्कृष्ट स्तर का मतलब बेइज्जती झेलने वाला आदमी है, कुछ आदमी होता है ना कि मतलब वो मतलब सर्वोत्कृष्ट निर्लज व्यक्ति होता है, समझ रहे हैं? सर्वोत्कृष्ट निर्लज मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बहुत ऊपर चला गया, मतलब निर्लजता वाला मैटर सबसे बहुत ऊपर चला गया, है ना। फर्क किसको पड़ता है? जो लोग सोचता तब ना कि अरे क्या कहेगा लोग। अब कुछ कुछ आदमी देखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी वही है जिसको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। अब जब कोई आदमी ये हम लोग गलती उल्टी करने से क्यों डरते हैं कि अगर हमने कोई गलती कर दिया तो लोग क्या सोचेगा, लोग क्या कहेगा कि यार क्या कर दिया आपने। तो एक प्रकार से सोशल वैल्यूज है, इथिकल वैल्यूज है जो आपको गलती करने से रोकता है। लेकिन वो आदमी बहुत खतरनाक होते कहता है हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम क्या, हम बम फोड़ देंगे, हम क्या, हम गाली दे देंगे, हम क्या, हम तो कुछ भी कर देंगे, हम तो किसी को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो सही में खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसको अपना तो कोई लेना देना है नहीं, तो दूसरा को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, दूसरे को जो है सो वो डिस्टर्ब कर देगा, दिक्कत कर देगा। तो ये चीज जो है सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये क्या कर देगा वहां पर दूसरे को। तो किसी भी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इस तरह के एटीट्यूड में आ जाए तो समाज के लिए खतरा होता है ना, परिवार के लिए खतरा होता है, लोगों के लिए खतरा होता है अगर इस तरह की स्थिति में आ जाए तो, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए, है ना। नहीं भी है तो आप 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर आपको रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर 6 महीना के अंदर में किसी ना किसी हाउस से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। क्लियर है? और अगर ले लिए तो आप अपना ये करेंगे, किसी पर भ्रष्टाचार या किसी तरह का कोई सिद्ध होता है तो उसको स्वयं इस्तीफा दे देना होता है, नहीं देगा तो प्रधानमंत्री थोड़ा प्रेशर कर देंगे तो देना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर अंतिम ब्रह्मास्त्र है, आप अब नहीं दे रहे हैं, आप एकदम बहुत ही स्थिति में आ गए कि नहीं हम तो नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के पास वही उपाय बचता है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे दे, ठीक है। अब एक बात नोट करके लिखेंगे कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मिनिस्टर्स टेक पोस्ट ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब ये वर्ड एडजेक्ट यूज किया जाता है क्वेश्चन सब में कि प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑन प्रेसिडेंट। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा तक, है ना, कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक। लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा मंत्रिपरिषद की ही इच्छा है ना।
जो आर्टिकल 74 में आपने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सलाह पे काम करेगा। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर इस बात के लिए उसको एडवाइस कर देते हैं, उसको कह देते हैं कि भाई आप ये काम करो, ऐसे करो, तो ये ही उसके लिए जो है काफी बाध्यकारी हो जाएगा। क्लियर है? काफी उसको लिए इनफोर्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा तक, है ना, इच्छा तक, कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है। लेकिन राष्ट्रपति तो वही करेगा जो प्रधानमंत्री इसको कहेगा, तो उसके हिसाब से इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है? तो प्रधानमंत्री की भूमिका समझ रहे हैं क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय संसदीय व्यवस्था में और केंद्र सरकार में एक धुरी है, सेंटर है ना। प्रधानमंत्री की केंद्र में वही स्थिति है जो सौर मंडल में सूर्य की है, कि सूर्य के प्रकाश से और सूर्य के उष्मा से बाकी के जो ग्रह हैं उनका काम चलता है। ठीक उसी से तरह प्रधानमंत्री की शक्ति से, प्रधानमंत्री के पावर से अन्य मंत्री और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं। इसी वजह से बहुत बार हमारी व्यवस्था को जो पश्चिमी इंटेलेक्चुअल जो हैं, जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पश्चिम के जो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि किसी तरीके से क्या किया जाए, तो भारत में ये जो व्यवस्था है ये प्रधानमंत्रीय व्यवस्था है, प्राइम मिनिस्ट्रियल रूल है। तो प्राइम मिनिस्ट्रियल रूल का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है वो क्या किया जा रहा है, तो सब कुछ प्रधानमंत्री से ही डिसाइड हो रहा है, सब कुछ प्रधानमंत्री ही तय करता है। और ये सही बात है कि हमारे यहाँ सब कुछ प्रधानमंत्री ही तय करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा लीडर होता है। तो इसके ही इच्छा और इसके ही नीतियों के मुताबिक देश जो है सो रन करता है, व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है सो चलता है। ठीक है? तो इसलिए तमाम तरह की बातें जो है सो यहाँ पे कही जाती हैं। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, है ना, कि भाई चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आता है, तो इसलिए उसको ये पावर दिया गया है, इतना पावर वो इंजॉय करता है इसी कारण से, ताकि वो अपने जनता के हितों में नियमों का निर्माण कर सके। क्लियर है? तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, प्रधानमंत्री से संबंधित या मंत्री परिषद से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा हो, तो आप पूछ लीजिए, या कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो। हाँ, जो पीएम भी, बिल्कुल पीएम इंक्लूडिंग ऑल्सो, प्रधानमंत्री भी, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में जाके बहस वहस करेंगे, जवाब देंगे, लेकिन वोटिंग की बात आएगी तो वोटिंग लोकसभा में ही करेंगे, वो अपने हाउस में ही करेंगे, जो जहां का होगा वहीं करेगा, है ना। देखिए आपके मान लीजिए कि घर में कोई झगड़ा चल रहा है, तो बाहर के कोई आदमी आएंगे तो आकर के बस बातचीत करके चल जाएंगे ना, निर्णय तो आप ही को करना है कि नहीं? डिसीजन तो आप ही को करना है, डिसीजन आप ही को लेना है कि भाई सही डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन क्या है। बाहर वाला तो निर्णय नहीं कर सकता है ना। अब बाहर के फूफा आकर के आपके घर का निर्णय कर देंगे तो गलती कर देंगे, है कि नहीं? नहीं कर देंगे। अब देखते जहां कहीं भी किसी भी घर में, चाहे किसी भी संस्था में, किसी भी देश में आप देखिएगा, पूरे इतिहास में ये कहानी भरी पड़ी हुई है कि अगर बाहर का इंटरफेरेंस हुआ तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि शकुनी था उसमें, बाहर से आया था। रामायण में प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास निरपराध रूप से हुआ क्योंकि मंथरा थी उसमें, बाहर से आई थी, है ना। किसी भी हिस्ट्री के अंदर में कोई भी इंसिडेंट आप देखेंगे तो कोई ना कोई राजतंत्र में, मोनार्की में कोई ना कोई एक बाहर का आदमी आता है और वो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करके चला जाता है ना। इसलिए किसी भी चीज को आपको अगर बचाना है, परिवार उरिवार को भी ठीक रखना है, तो बाहर के आदमी सबके वायरस से एकदम बचा कर रखिए, है ना। देखिए शादी विवाह में बहुत सारा आदमी सब आता है, तो एक तरफ लड़की का विदाई हुआ, चाहे दुल्हन आ गई, मान लड़का का शादी है तो गेस्ट का भी विदाई तुरंत, रोकना नहीं चाहिए। शादी के बाद रोक दीजिएगा तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, समझते हैं। उसके बाद सब बात करेगा कमी बेसी पर, है कि नहीं, क्योंकि फुर्सत में आ गया ना। शादी तक में किसी को टाइम नहीं रहता है जी, लेकिन अब शादी के बाद 2-3 को हो जाएगी, कोई कोई जो कहेगी हम तो अभी रहेंगे 10 दिन, अब वो 10 दिन में मैटर गड़बड़ा है कि नहीं। और 10 दिन का टाइम है,
आज 10 दिन में मान लीजिए कि नई नई दुल्हन आई है, जाके उसी से मिलेगी रोज भोरे, है कि नहीं? क्या पता उससे क्या बात कर दे नहीं बात कर दे, कोई जानता है जी? अभी तो मान लीजिए कि लड़की नया घर से आई रहती है, और उसको जो बात में दिमाग में डाल दीजिएगा वह बात डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। तो गलत वायरस अगर पहले ही चल गया दिमाग में तो बर्बाद करेगा नहीं सिस्टम को। इसलिए जैसे मैटर सब क्लोज होता है वैसे ही सबका भाई अब जाइए, रुकने की आवश्यकता नहीं है, रोक दीजिएगा, कोई ना कोई मैटर हो जाएगा, कोई ना कोई बात हो जाएगा, कोई ना कोई, सब चीज ठीक चल रहा था, बातचीत होगा कि भाई क्या कमी रह गई, क्या बेसी हो गई, क्या ज्यादा हो गया, कोई क्या कम हो गया, फुर्सत में रहेगा तब ना बात होगा, और जब बात होगा तो दिक्कत होगा फिर। इससे अच्छा है कि जैसे मैटर क्लोज हुआ तीव्र गति से विदा का कार्यक्रम शुरू करिए, सब लोग अपने अपने घर, आप अपने घर अपने परिवार के साथ, है ना? नहीं तो अगर रुक गया तो समझिए कि कोई ना कोई मैटर गड़बड़ होगा। तो कोई भी घर का फैसला या किसी भी सिस्टम का फैसला उसके घर के मेंबर ही कर सकते हैं। तो इसलिए जाके बोल लीजिए आप कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ अपने घर में है, यानी कि आप जहां से चुने गए हैं वहीं पर, ठीक है? और ये अधिकार सांसदों को नहीं होता है। अब मान लीजिए कि जो सांसद हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पाए हैं, तो वो लोग दोनों हाउस में नहीं जाएगा। लोकसभा के सांसद लोकसभा में रहेंगे और राज्यसभा वाले राज्यसभा में। ये नहीं होगा कि राज्यसभा वाले जाके लोकसभा में बैठ के आ रहे हैं कि चलो आज यहाँ बैठ करके मन उब गया तो लोकसभा घूम के आते हैं, और लोकसभा वाला का मन उब गया तो चाहे वो राज्यसभा घूम के आता है। नहीं होगा ऐसा, है ना? इस तरह की चीजें नहीं होंगी। यहां पर क्या होगा कि सांसद अपने अपने हाउस में ही रहेंगे, वो दूसरे के हाउस को इंटरप्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे के हाउस में नहीं जाएंगे। क्लियर है? वो दूसरे के हाउस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने ही हाउस में दोनों लोग बने रहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ जी। पीएम खुद करेंगे, वो खुद तय करेंगे कि उनका विश्वास पात्र कौन होगा। जैसे कि बहुत समय तक राज्यसभा में पीएम जो है मोदी जी नियुक्त किए हुए थे पीयूष गोयल को, है ना, कि आप हमारा पक्ष रखिए वहां पर। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो लोकसभा में पी चिदम्बरम को रखे हुए थे कि आप करिए अपना, हमारा बात आप रखिएगा लोकसभा के अंदर में। मनमोहन सिंह जब 2009 से 14 और 4 से 9 के बीच में थे तो प्रणब मुखर्जी को रखे हुए थे। 9 से 14 में 12 में प्रणब मुखर्जी बन गए देश के राष्ट्रपति, तो उस बीच में पी चिदम्बरम को रखे हुए थे। पी चिदम्बरम उस समय देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, तो उनको रखा हुआ था। तो ये यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर का चॉइस है, प्राइम मिनिस्टर को उससे कुछ पूछना भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये राइट है कि दूसरे हाउस में प्राइम मिनिस्टर किसको लीडर रखेगा। क्लियर है? ये प्रधानमंत्री खुद ही तय करता है, उसमें कोई उसको इंटरफेयर या इंटरमीन नहीं करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ। हम्म 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 हम्म। हम्म हम्म। देखिए, तो ये जब मैं राष्ट्रपति आपको पढ़ा था तभी मैंने कहा था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है ये एक डिमेरिट तो है, ये सिस्टम का एक लैक है हमारे यहाँ कि देखिए गलत आपको नहीं करना है ना, गलत नहीं करना है, क्योंकि आप एक्सट्रीम लाइन नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, कि गलत है कंप्लीट। हाँ, अब आपको ये कहना है कि देखिए अभी हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसलिए हैं क्योंकि अभी हमारे देश में लिटरेसी रेट उतना बेहतर भी नहीं हो पाया है कि हम सबको सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम पर लेकर के चले जाए। हाँ, नहीं हो पाया अभी उतना, हम लोग के अभी थोड़ा और आगे बढ़ने का जरूरत है। तो ऐसे में हम, हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि हम सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम पे जाएं, और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वैसे हम इनका भी चुनाव करा ले, सांसदों का। इससे क्या होगा कि कम से कम हम 50% से ज्यादा जिनको वोट मिलेगा वो लोग जीत करके आएंगे और उनको वो राइट्स हम लोग दे पाएंगे। लेकिन अब है कि उस तरह से कराने के लिए आपको बहुत तरह की तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत तरह का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम्म, बिल्कुल। तो इसीलिए स्थिति है कि भाई हम इसको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भारत की वर्तमान परिस्थिति के वजह से भी फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम इसकी आवश्यकता है, हम इसको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और कोई भी व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है, ये आप कंक्लूडिंग पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। अगर किसी व्यवस्था संस्था के बारे में लिख रहे हैं तो आप निष्कर्ष के तौर पे ये बात कह सकते हैं
कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमियां और खामियां तो विद्यमान होती ही हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधे व्यवस्था को ही बदल देना ये ठीक बात नहीं है, जबकि हाँ, व्यवस्था में जो खामी है उसको चेंज किया जाए। इसको ठीक करने का आप उपाय सुझा दीजिए कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आप रखिए, लेकिन इसको ठीक कैसे कर सकते हैं कि आपको अधिक से अधिक वोट मिले। तो आप अच्छा कैंडिडेट दीजिए, लोकप्रिय कैंडिडेट को उतारिए। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट जो 5 लाख से जीत जाते हैं, 6 लाख से जीत जाते हैं, 4 लाख से जीत जाते हैं, ऐसे हैं ना कैंडिडेट। तो आप ऐसे कैंडिडेट दीजिए जनता के बीच में जो लोकप्रिय हो, है ना, जो मतलब उनको जनता पसंद करती हो। तो ऐसे लोगों को जब आप ऑफर करेंगे, ऐसे लोगों को जब आप देंगे, तो इसमें संभव है कि आपको क्या होगा, तो आप जो है सो मतलब इस चीज को ठीक कर पाएंगे बनस्पत की आप अन्य व्यवस्था में जाए। तो आप इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दीजिए, बढ़िया से प्रचार प्रसार कीजिए, सरकार अपनी नीतियों को स्पष्ट करे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो जब आपकी नीतियां बहुत अच्छे से स्पष्ट रहेंगी, लोगों के सामने रहेंगी, तो इसका बहुत उम्मीद है कि क्या होगा कि आपको 50% से ज्यादा वोट कम से कम आ जाएगा। और 50% से ज्यादा वोट जब आपको आ जाएगा तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस तरह की चीजें करने की आपको आवश्यकता और कोई समस्या नहीं है। ये बात है। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। ये सामान्य तौर पे ये ऐसा देखा जाता है कि उत्तर भारत से प्रधानमंत्री ही ज्यादा हुए हैं। एक आध दो एस डी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, ये सब लोगों को थोड़ा सा हम अगर छोड़ दे तो प्रधानमंत्री, एक तो अकेला यूपी 6 प्रधानमंत्री दिया हुआ है। तो हाँ, तो अब देख, तो इसमें आपको अगर इस तरह के कोई प्रश्न आपको आता है तो इसमें आपको इसको हैंडल कैसे करना है, कि आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो देखिए, पहले तो भारत पूरा एक है और सीट की स्थिति ऐसी होती है कि उसमें वो कैंडिडेट की लोकप्रियता की बात होती है कि कैंडिडेट की लोकप्रियता क्या है ना, कहां पे है। इनका उत्तर भारत में लोकप्रियता इनकी ज्यादा है, और इनकी पार्टी जो है वो बाकी जो जो कांग्रेस पार्टी है उससे बहुत पुरानी, मतलब बहुत बाद की पार्टी है। कांग्रेस 1885 में इंडिया जब इंडिपेंडेंसी की लड़ाई लड़ रहा था तब की एस्टेब्लिश पार्टी है, और वो पूरा भारत में उसका ये एरिया है। और इनका ये 1980 में आए, 1980 में। तो इनका जो मुद्दा भी रहा और जो इनका विषय भी रहा वो उत्तर भारत का ही रहा। जैसे कि स्टार्टिंग से ही एक उनका मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, तो इनका नॉर्थ का मुद्दा था। तो नॉर्थ में ये ज्यादा लोकप्रिय हो पाए। साउदर्न का इनके पास कोई स्ट्रांग मुद्दा नहीं था। और साउदर्न को आप देखिएगा तो साउदर्न पार्ट जो है वो भारत का डेवलप पार्ट है। सिलिकॉन वैली भारत का कर्नाटका है ना। केरला 100% साक्षर स्टेट है आपका। लेकिन एक एट द सेम टाइम आप बिहार में देखेंगे तो बिहार गरीब है, राजस्थान गरीब है, मध्य प्रदेश गरीब है, यूपी गरीब है। तो उत्तर भारत में राजनीति को स्टैब्लिश करना दक्षिण भारत की तुलना में आसान था, क्योंकि कमियां थी, दिक्कत है ना उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में पॉलिटिक्स करना आपके लिए आसान है तुलनात्मक दक्षिण भारत के, क्योंकि एक तो वहां लिटरेसी रेट अच्छी है, सिचुएशन भी उनका ठीक ठाक स्थिति में है, गरीबी उनके यहाँ कम है, तो मुद्दा उनके यहाँ उतना ज्यादा नहीं है। ये मुद्दा था इनको कि यहां पर उत्तर भारत में ये अपने आप को लोकप्रिय बना सकते थे, और इन्होंने बनाया। और इसी का रीजन हुआ कि उत्तर भारत में ये स्ट्रांग हो गए, लेकिन दक्षिण भारत में ये आज तक स्ट्रांग नहीं हो पाए। तो दक्षिण भारत में स्ट्रांग नहीं हो पाए, इसके मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का सरकार में भागीदारी नहीं है। दक्षिण भारत की सरकार में भागीदारी तो है ही, हाँ, लेकिन यह है कि जिस स्तर पे उत्तर भारत के सांसद होते हैं सपोर्ट में, 272 में इनका नंबर होता है, वैसे दक्षिण भारत का नहीं होता है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये पार्टी जो सत्ता में है, कि ये अपना जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो दक्षिण भारत तक भी लेकर के जाए, अपनी नीतियों को वहां पर भी लागू करे। जो कि इस बार से आपको देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु जैसे स्टेट के अंदर में ये अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। अन्ना मलाई नाम का एक लीडर वहां पे उभरे हैं, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे, है ना, कर्नाटका में बहुत बेहतरीन काम किया था उन्होंने,
और उनकी लोकप्रियता बहुत बेहतरीन है। तो धीरे धीरे ये अपने आप को साउदर्न में भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। साउदर्न में इनको स्टैब्लिश नहीं कर पाने का कारण है कि साउदर्न पहले से थोड़ा डेवलप था, उत्तर भारत जो है नॉर्दर्न इंडिया ये डेवलप नहीं था, तो यहां पर राजनीति करना तुलनात्मक आसान था दक्षिण भारत के, इसलिए ये यहां पे लोकप्रिय भी हो गए, यहां पे इनको अच्छी सीट भी आ गई, इसलिए आराम से प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन हाँ, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये दक्षिण भारत को भी विश्वास में लेने की कोशिश करें, दक्षिण भारत में जो कमियां रह गई हैं उसको ठीक करने की कोशिश करें, और दक्षिण भारत में भी अच्छा अपना कैडेट तैयार करने की कोशिश करें। अगर वो करेंगे तो इसे एक अच्छा मैसेज जाएगा और विभाजनकारी तत्वों को बल कम मिलेगा। जो ये लोग बात करते हैं कि दक्षिण भारत को हम अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो उनको थोड़ा सा इससे बल जो है सो कम मिलेगा। तो ये सरकार की अपनी नीतियां होनी चाहिए कि वो बराबरी से ये करके चीजों को संयुक्त करके चले, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे। अभी बीपीएससी सिलेक्टेड डीएसपी सर को आए हुए हैं, है ना, मनीष कुमार, तो आप उनसे मिल लीजिए, थोड़ा उनके एक्सपीरियंसेस का लाभ लीजिए, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास।